बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हम कह सकते हैं कि विफाक और सिंध के दरमियान जो नई नहरों का मामला है वो कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर किसी सूरत हाँ करने को तैयार नहीं है, मगर जहाँ तक ताल्लुक है विफाक का, तो विफाक ये समझता है कि जज्बात की बजाय इस मसले को हिकमत से तय करना होगा, क्योंकि जो पानी की तकसीम का मामला है वो तकनीकी भी है और एक इंतजामी मसला भी है। हुकूमत की तरफ से यह सोचा गया है कि इसहाक डार साहब की सरबराही के अंदर एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले के ऊपर बाहमी मुशावरत के साथ आगे बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड भी लेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या मुज़ाकरात की यह कमेटी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर पाएगी। आइंदा आने वाले दिनों में इसका कैनवस क्या बनता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तनाज़ात चल रहे हैं उनसे कहीं बड़े आलमी सतह के तनाज़ात हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम ये अपने तनाज़ात जो छोटे मोटे पैटी इशूज़ जो आप कहते हैं इनके ऊपर रहते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो दुनिया बदल रही है, दुनिया में जो बड़ी तकरार एक दूसरे मुल्कों के साथ हो रही है, वो कितनी गंभीर और खतरनाक है। खैर, डोमेस्टिक इश्यूज भी अब पैटी रहे, वो भी बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना फंडामेंटल इशू बन चुके हैं, बुनियादी इश्यूज पे आ गई, उस पर ही बात करते हैं। मगर मैं मजबूर हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जो कि दुनिया के साथ इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक रीअलाइनमेंट हो रही है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप कह लें या बर्लिन वॉल के बाद की फॉल के बाद कह लें, ये पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। हर मुल्क बैठा जो है वो फैसला कर रहा है कि उसने ये दो कैंप जो चीन वर्सेस अमेरिका बन गया है कि किधर साइड लेनी है, नहीं लेनी है, दरमियान में रहना है, क्या करना है। और वो वॉर बढ़ती जा रही है। 145% जो है अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ कर दिए हैं, चीन के 125 हैं। मगर उधर से अमेरिका की धमकी आ रही है कि जनाब आप हमारे से जो नेगोशिएट नहीं करेगा और हमारे मुताबिक नहीं चलेगा उसका वो बुरा अंजाम कर देंगे। और आज चीन का भी जवाब आ गया है कि कोई भी मुल्क वो अगर अमेरिका के साथ अपने रवाबत के अंदर चीनी मफादात के कॉस्ट के ऊपर उसके बरखिलाफ कोई अगर मुआहदा करता है तो हम उसे भी अपना मुखालिफ तस्वर करेंगे। सो न्यूट्रलिटी की गुंजाइश बड़ी कम रह रही है और लोग इस वक्त पूरे मुल्क पे हर मुल्क का अपने मुताबिक सोच रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई गौर नहीं कर रहा कि जनाब ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है कि आप देखें कि अमेरिका का जो डेट जो है, लोग जो ट्रेजरी बिल जो है वो वापस बेच रहे हैं, चीन भी बेच रहा है, यूरोप भी बेच रहा है, जापान भी, उनका एलाइज भी बेचना शुरू हो गए हैं। उससे क्या है, डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि उनकी जो 75 साल से बादशाहत चल रही थी, सुप्रीमेसी जो कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है डॉलर, वो डी डॉलराइजेशन होने चाहिए, उसका इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हम चूँकि बड़ा छोटा मुल्क हैं, हमारे लिए मैं ये कहता रहता हूँ इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसानात भी हैं अगर हमने सही फैसला ना किया। मगर ये एक मौका भी हो सकता है हमारे लिए अपने आप को बेहतर तौर पे पेश करने का। मगर यहाँ वो सोच विचार नहीं हो रहा, यहाँ लीडरशिप की बिल्कुल कमी है। प्राइम मिनिस्टर इशू के ऊपर अभी तक एक बयान नहीं दिया कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, हम इसको कैसे डील करेंगे, हमने कैसे ये बैलेंस करना है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ख़राब ना हो और चीन भी नाराज़ ना हो, और कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बचाना है या हमने अपनी इंपोर्ट्स का जो उनको जो कैसे कम करना है। कोई ना उनकी तरफ से बयान आया है। मुझे नहीं लगता है कि इसहाक डार साहब की तरफ से भी कोई बयान आया हो। ना सिर्फ बयान आया हो, मुझे ये भी शक पड़ता है कि उनको इसकी अहमियत का अदराक भी है या नहीं। क्या बात कर ये मुझे अभी तक कोई, अगर उनका कोई इस तरह का कोई बयान आए तो मुझे पता चले कि वो अंदाज़ा उनको है। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके 2 बयान इस हद तक आए हैं कि जी हम डील कर रहे हैं, कमेटी अमेरिका के साथ भेज रहे हैं, बना रहे हैं हम, और निगोशिएट करेंगे। इसके जो नुकात, जो इसकी हैयत है, क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम किन लाइंस पे सोच रहे हैं, उनकी तरफ से भी। और वो बहरहाल एक बैंकर हैं,
उनसे ये तस्वर करना कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, डायनेमिक्स को समझते जाएंगे, हैं हाँ। और रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस को समझते हैं। बहरहाल वहाँ पे जयशंकर हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, वो अपना काम जानते हैं और उनके पास इख्तियार भी है, ताकत भी है और उनकी सुनी भी जाती है। यहाँ वो बहस ही नहीं नजर आती, क्योंकि लोकल मसले भी में ये फंस गए हैं। और ये फंस इस तरह गए हैं कि वो जो 3 साल से निज़ाम चल रहा था ना कि लीला पोती करके हर एक को खुश करके पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इख्तियार के मजहबी ले रहे थे और पीपल्स पार्टी मज़ामती सियासत बयान दिए जा रही थी, अब वो करना मुमकिन नहीं है। जो मसाइल आ गए हैं सिंध के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी को इधर और करना पड़ेगा, या तो वो उनको हुकूमत से बाहर जाना पड़ेगा, उसकी अपनी एक कॉस्ट है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सवाल है। दोनों का नफा नुकसान है। वफाक का भी ये है कि वफाक के लिए भी जो है वो उनको ये सख्त रवैया रखने पे मजबूर हैं, वो गुंजाइश नहीं निकाल सकते। उनके लिए सारे सूबों में मसला है, केपी में भी मसला है, बलूचिस्तान में भी मसला है, पंजाब के किसानों का मसला है और उनकी जो टोटल सुई अड़ी भी है कि इमरान खान की मुलाकातें होंगी कि नहीं होंगी, क्या किनको गिरफ्तार करना है, किसको जो है इसको भी कच्चे के इलाके से उठाया जाना है, तो क्या वो ये इन चीज़ों पे फंस के रह गए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो बेसिक डिलेमा जो है ना, फंडामेंटल इश्यूज आ गए हैं जिसके ऊपर ये जो है ना, ये नीदर हेयर नॉट देयर नहीं चल सकता। अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए वो जो होता है ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग, वो आ गया है। आप फैसला करें, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो है ना, वो अवाम जो है ना, उनको लीला पोती से खुश नहीं किया जा सकता। बका का मसला बन गया। अगर अब आप ये जो इतना अहम इशू केनाल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक जिन दोनों ने आपस में सींग फंसाए में, इसके ऊपर बात कर लेते हैं और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, मजहर साहब की तरफ ही चलते हैं। जी मगर ये रोज़ ऑन एंड ऑफ बयान आ जाता है, कभी कहते हैं जी बातचीत जारी है, फिर वो दोनों तरफ से, नून लीग की तरफ से भी सख्त बयान दाग देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी दाग देते हैं। अब वो कह रहे हैं मीटिंग तो हो रही है कि ये टेक्निकल मसला है। ये टेक्निकल मसला है या ये सियासी मसला है? शुक्रिया। देखिए, टेक्निकल होगा, टेक्निकल तो होगा ही, लेकिन चूंकि जिस अंदाज में चीज़ें हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बदएतमादी की फ़ज़ा है, और आज से नहीं है, बरसा बरस से है। काला बाग डैम के ऊपर भी यही मसला उठा था, वहाँ केपी का ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन सिंध भी उसी तरीके से काला बाग डैम की मुखालफत कर रहा था। तो जो एतमाद की फ़ज़ा है वो कायम नहीं हुई इतने सालों में। इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 2008 से एक इत्तेहादी रहे हैं। बल्कि अगर यूँ कहें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद दोनों के जो है वो काफ़ी कुर्बत बढ़ी है। बीच में ज़ाहिर है दरारें भी आईं, बीच में जब 2008 में मुस्लिम लीग हुकूमत से निकल गई थी, उसके बाद तो एक रिश्ता ज़रूर है दोनों के दरमियान कायम है, और ताल्लुकात नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान माँ सिवाय इसके कि 2020 दिसंबर में जो पीडीएम वाला मसला हुआ था, जिससे पीपल्स पार्टी निकल गई थी या निकाल दी गई थी, और वो जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान कुछ तलखी हुई थी। तो ये उतार चढ़ाव मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी का बरसा बरस है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कैनाल के मसले पर सिंध में जो गम और गुस्सा उभर कर सामने आया है, वो अक्रॉस द बोर्ड है। यानी उसके अंदर सिर्फ कोई सियासी जमातों का वो नहीं है मुजाहरे, उसमें सिविल सोसाइटी, मंजूर तंजीमें, वकला, सहाफ़ी, एक मुश्तरका आप समझ लें। और बात मज़े सड़कों पे आ गई है। आज जो सिंध की सड़कें जो हैं पंजाब की, वो बंद हैं। कोई 35,000 के करीब ट्रक रुके हुए हैं, उसके अंदर जो है फसलें भी हैं, फ्रूट भी है, सारा कुछ ही है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बन गया है। देखें, इसमें सबसे जो हैरानकुन बात यह है कि इतने अरसे से ये मसला चल रहा है, और अब अगर हम वैसे देखें तो जुलाई में जब ये जो एक सबसे ज़्यादा जिस मीटिंग को मुतनाज़ा कहा जा रहा है, जो जुलाई 2024 में हुई थी, और जिसके बारे में जो यहाँ की अपोजिशन है वो जरदारी साहब पे इस
इस हवाले से शदीद तनकीद कर रही है कि उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने अप्रूवल दी, लेकिन जाहिर है वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उसकी मीटिंग के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं। अब ये गलत रिकॉर्ड मिनट्स का कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। ये ज़रूर आ रही है कि मिल बैठ कर बात कर लें, बातचीत कर लें, लेकिन अब तक मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर ने ये बात नहीं की कि ये कैनाल का जो वो है, जो फैसला है, इसको ख़त्म किया जाए और फिर बैठकर गुफ्तगू। मज़र अभी आपने मिसाल दी कालाबाग डैम की, तो हम सबको याद है कि जब वो मसला सियासत पे आ गया, सड़कों पे आ गया, तो टेक्निकल बहस बिल्कुल उसकी बेमानी हो गई थी, वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती थी और वो शेल्व हो गया मंसूबा। तो अभी एक तो यही सूरत यहाँ है। दूसरा, उस ज़माने में पीपल्स पार्टी एक उसकी जो हैयत थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स में थी। अभी वो हुकूमत का ऑलमोस्ट हिस्सा है, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, बी टीम मानी जाती है की। तो ये जो डबल गेम कर रहे हैं कि इधर से जो है को भी खुश रखना है और सिंध के वोटर को भी दही सिंध के खास तौर पे रखना है, तो ये दोनों काम कर पाएगी पीपल्स पार्टी? देखें, बहुत मुश्किल है। जब तक ये मंसूबे को तर्क करने का ऐलान नहीं होगा, सिंध में जो बेचैनी है वो बरकरार रहेगी। सिंध में जो अब पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आज प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं, तो इसका क्रेडिट उन एहतजाजी तंजीमों को जाएगा जो महीनों से सड़कों पे हैं। अब पीपल्स पार्टी का इस वक्त डायलेमा ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ना इस मंसूबे को शेल्फ करवा पा रही है, ना पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे मामला ठंडे पड़े। अब और पीपल्स पार्टी के लिए ये फ़ैसला भी आसान नहीं है कि वो जो है हुकूमत की सपोर्ट विड्रॉ करे, क्योंकि जब हुकूमत की सपोर्ट विड्रॉ करने की बात आती है तो ये सवाल उठता है कि जी फिर सेनेट का चेयरमैन, फिर जो आईनी ओहदे आपने मुस्लिम लीग नून की हिमायत से हासिल किए हुए हैं उन ओहदों को भी छोड़ें। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इस डायलेमा में है कि वो एक ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहती जिससे हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ बात चली जाए, लेकिन अगर वो विड्रॉ करते हैं सपोर्ट तो जाहिर है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी इसमें, और ये सूरत हाल जो है वो जिन लोगों ने इनको बैठाया है उनके लिए शायद इस वक्त काबिल कबूल नहीं हो। लेकिन इससे कम पर पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, सेनेटर्स, उनके लोकल लीडर से अगर आप जाके बात करें, वो कोई भी इस वक्त लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे। वो मैक्सिमम आज भी आप सईद गनी साहब की बात सुन लें, इससे पहले जो तकरीर हुई, इवन बिलावल की बड़ी पुरजोश तकरीर थी, उसने ज़रूर एक इम्पैक्ट डाला, लेकिन अगर मंसूबा शेल्फ नहीं होता, तर्क नहीं होता, तो फिर पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो क्या करेंगे? बजट सेशन अगले महीने, बजट सेशन जून में आ रहा है बजट, तो एक धमकी ये भी दी जा रही है कि बजट की मंजूरी से पहले पीपल्स पार्टी कोई बड़ा फैसला कर लेगी, लेकिन इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है कि बजट अप्रूव ना हो। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त ज़रूर ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में है कि वो क्या फ़ैसला करे। पंजाब एक पोजीशन लिए हुए है तमाम तर उसके बावजूद, और वज़ीर आज़म की तरफ से अभी तक कोई खामोशी सी है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुला रहे। अब पीपल्स पार्टी के पास चॉइस, पीपल्स पार्टी ने एक दो जलसे करके देख लिए हैं, लेकिन जो एंटाई पीपल्स पार्टी इस वक्त एक सेंटिमेंट्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये प्रेशर बढ़ रहा है कि भाई हम कोई ना कोई फ़ैसला तो करें, ताकि अगर ऐसा कोई फ़ैसला हम करते हैं तो लोगों का गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग तो ये चाहेंगे कि आप जो मंसूबा है वो तो अपनी जगह है, तो फिर सिंध किस तरफ क्या पोजीशन लेगा, ओवरऑल सिंध पोजीशन लेगा। तो पीपल्स पार्टी एक खासी मुश्किल पोजीशन में आ गई है। मैं मज़र हमारे पास वक्त क्योंकि महदूद है, तो मैं इसको सिंध की इस वक्त जो सूरत हाल है, ये ख़ास तौर पे नहरों के मसले पे, इसको मैं बिग पिक्चर के साथ पाकिस्तान की अमूमी सियासी सूरत हाल पे के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ कि ये सिंध में मसला है
और पीपल्स पार्टी नून में एक मेजर दरार आ रही है, जिसका हमें मुश्किल लग रहा है कि ये पूरी की जा सके। यही मसला हर सूबे में है। बलूचिस्तान में अभी जो है थोड़ी सी खामोशी है, मगर तूफ़ान अभी थमा नहीं है। केपी में मादनियात के बिल के ऊपर इस तरह का ही मसला है। पंजाब में किसानों का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, मगर हुकूमत का रवैया देखें तो उनके यहाँ कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो यही मसला नहीं हल। वो मुलाकातें जो कल इमरान खान की दोबारा लिस्ट आ गई है 6 लोगों से मिलना है, और वो दोबारा इस बात का इम्कान हो सकता है कि कल वो फिर मुलाकातें ना हों। कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। हुकूमत कोई देख नहीं रही है कि सड़क पे सूरत हाल क्या है और उनका रवैया क्या है। क्या कहेंगे? देखिए आमिर, कुछ तो मामलात ऐसे हैं जो शायद हुकूमत के हाथ में नहीं हैं, और जिनके हाथ में हैं उनकी तरफ से कोई रिलैक्सेशन होगी, उनकी तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो एक तरीके से कुछ मामलात में तो हुकूमत ही बेबस है। कुछ मामलात ज़रूर हैं, जैसे पीटीआई के बारे में हुकूमत का रवैया और जो है वो अपनी जगह है कि उन्हें पता है कि अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होता है तो इसके माने क्या होंगे। इसके माने पीपल मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो एग्ज़िट होगा। इससे ज़्यादा, इससे कम पे कोई बात नहीं होगी हर दो सूरतों में, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी जो सूरत हाल बनती है जिसमें कहीं भी दूर दूर तक ये इम्कान नज़र आता है कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं, तो इमरान खान का बाहर आना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बुरी खबर होगी। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, बलूचिस्तान का मामला ना किस अपोजिशन के पास है उसका हल और ना ही हुकूमत के पास है उसका हल। अपोजिशन भी पॉलिटिक्स ही कर रही है बलूचिस्तान के मसले पे, और गवर्नमेंट की तो एक बहुत ही जो है ऐसी पोजीशन है कि जिसमें वो बलूचिस्तान के मामले में बिल्कुल बेबस हैं। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा, अब ये अच्छा हुआ कि सागदार साहब गए अफ़गानिस्तान में। अब पता नहीं वहाँ से क्या सूरत हाल, क्या मैसेज लेकर आए हैं वो सारी। लेकिन केपी की सूरत हाल भी जो है वो काफ़ी ख़राब होती नज़र आ रही है। मेरी पिछले हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से एक नशिस्त हुई थी, उसमें भी वो यही बात कह रहे थे कि सूरत हाल जो है माँ सिवाय पंजाब के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का हर सूबा और हर दूसरा शहर जो है वो डिस्टर्ब है किसी न किसी हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में कोई तो फैसला करना पड़ेगा, चाहे ताकतवर हल्के करें या हुकूमत और ताकतवर हल्के मिलके करें, या तमाम सियासी जमातें, वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को दावत दें और एक ब्रॉडर इशूज़ पे बात हो जिसमें सिंध का मसला, कैनाल का मसला, बलूचिस्तान का मसला और केपी का मसला शामिल हो। और खुद पंजाब में भी बहुत से मसाइल हैं जिसकी बिना पे ये चीज़ें होती। तो प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल इनिशिएटिव लें वो या पार्लियामेंट के थ्रू लें इनिशिएटिव, लेकिन उसके बगैर गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कन्फाइंड हो गई है पंजाब तक, और ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के 3 सूबे डिस्टर्ब्ड हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चौथे पंजाब जो सूबे का भी बता दूं आपको कि पंजाब के किसान जो हैं वो ईस्ट पंजाब की तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, कि उनकी तंजीमें बड़ी हमारी साथी तंजीमों की तरह कमज़ोर हैं। तो वो जो है, मगर इस किसानों का जो मसला है अगर हुकूमत ने उसको हल ना किया तो ये भी शायद बैरियर टूट जाएगा। ओवरऑल जो पिक्चर देखें तो वो एक बड़ी गंभीर लग रही है। बिल्कुल मैं हुकूमत इसलिए कह देता हूँ कि वो सेफ होता है कहना, मगर वो आप सही कह रहे हैं, मेरी मुराद हुकूमत से हुकूमत नहीं होती, मगर बुनियादी डिलेमा आ गया है फंडामेंटल्स पे कि जनाब वो अगर जिस तरह आपने कहा वो हल करते हैं तो वो हुकूमत में नहीं रहते। यही हाल वफाकी हुकूमत का है कि अगर पीटीआई की पे गुंजाइश निकालते हैं तो फिर नून का क्या जवाब हुकूमत में रह जाता है। यही हाल पीपल्स पार्टी का सिंध में हो गया है। ओवरऑल अब ये फैसला टाइम आ नहीं गया कि वन वे और अदर दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? जी वही वक्त है, क्योंकि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशंस जो है वो पैदा हो गई है। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का मसला है, इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी का मसला है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी का मसला है, अदलिया के अंदर एक बेचैनी हमें नज़र आती है, मीडिया टोटली एक तरीके से कंट्रोल्ड ही नज़र आता है।
पैका के ऐसे कवानीन की मौजूदगी में और ज़्यादा खौफ बढ़ गया है। तो सारी सिचुएशन जो है इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से मजहर अब्बास साहब ने बात की, हैजान और बेचैनी की जो कैफियत है वो आपको हर तबके और हर हल्के के अंदर नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त हम चूंकि सियासत की राहदारियों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, आलमी सतह के ऊपर भी बात करेंगे, तो सियासी ऐवानों में क्या चल रहा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है, क्या होने वाला है। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आमिर साहब, खबर का जरिया जो हमारे पास है सबसे बड़ा वो तो दुरानी साहब ही हुआ करते हैं। दुरानी साहब, मैं मजबूर हूँ आपसे, क्योंकि आप उन चंद लोगों पे हैं जो कि बैरूनी दुनिया पे भी नज़र रखते हैं और पूरी दुनिया के नाजरीन की तरह आप भी इंटरनेशनल मीडिया पे फोकस आपका होगा। ये एक डिस्कनेक्ट है। मैं ये आजकल तकरीबन रोज़ ही यहीं से शुरू करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ बड़ा लाजमी है कि लोगों को बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में लीडरशिप क्या कर रही है। दुनिया में एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर और फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, 75 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अब तब्दील होने जा रहा है। नेटो तकरीबन ख़त्म हो चुकी, उसकी हैयत तब्दील हो रही है। उसके बाद WTO, अमेरिका के इन फैसले टैरिफ्स के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ब्रेटन वुड्स के जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका पता नहीं क्या बनेगा। अमेरिका की 75 साल से डॉलर की वजह से जो सुप्रीमेसी थी वो ख़तरे में है और ब्रिक्स पे वो उसका एक मुतबादल निज़ाम आ रहा है जिससे सारा फाइनेंशियल सिस्टम दहज हो जाएगा। हर मुल्क उसके मुताबिक देख रहा है। हमारे यहाँ लीडरशिप की बिल्कुल कमी नज़र आती है। मुझे अभी तक कोई शहबाज शरीफ साहब का वो जो एक वर्ल्ड व्यू आए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, मुझे तो कोई अभी तक बयान नहीं नज़र आया। आपको कोई नज़र आया हो तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, आपने बता दिया क्या हो रहा है और मुझे भी वही कुछ नजर आ रहा है जो आपने फरमाया है। असल मसला जो है, इसका रीजन भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारा जो इक़्तिदार है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे दो चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पाकिस्तान के मफाद में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ अगर इंटरेस्टेड है तो अपनी उन अचीवमेंट्स और उन इन्वेस्टमेंट्स में है जो उन्होंने मुल्क से बाहर की हुई है, और वो उससे रिलेटेड जितने भी, अब देखें, उनके दौरे देखें, उनकी मूवमेंट्स देखें, उनकी मुलाकातें देखें, उनके अंदर उनका एक ही अप्रोच होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं। अब आप रिसेंटली देखें, हमने पेट्रोल के इशू के ऊपर कौम के साथ क्या मजाक किया। अब ऐसा कोई करता है क्या? आपने 18वीं तरमीम के जो प्रोविजंस थे उनको चेंज कर दिया, आपने बजटरी जो एलोकेशंस हैं उनके सारे प्रोसेस को चेंज कर दिया। अब आप पेट्रोल के ऊपर जितना चाहे अवाम पे टैक्स लगा दें। बलूचिस्तान का एक गरीब मोटरसाइकिल वाला जो टैक्स देगा, उसको बताया जा रहा है कि उसके टैक्स से उसकी सड़क बनेगी जो PSD पे जिसके पैसे पहले ही पड़े हुए। मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मफादात को अपने फाइनेंशियल गेन्स और फाइनेंशियल टर्म्स में देख रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना है? हमारा तो इंटरेस्ट इतना है कि जहां हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो हमारे से नाराज ना हो जाए, दैट्स ऑल। और अब ऐसी सिचुएशन में आप किन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो फरेब खुर्दा शाही जो पलाव करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्मी शाहबादी। मतलब ये वो करगस है जो अपने ही गोश्त को नोचते हैं। तो आप इनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि ये दुनिया की जिंदा कौमों की तरह आने वाले चैलेंजेस के बारे में कोई राय रखते होंगे, उसके ऊपर सोचते होंगे? बलूचिस्तान के अंदर हम नहरों के पानी के ऊपर जो है सुबह में लड़ाई चल रही है। वहाँ जो पहले पानी आता था, ड्राउट चल रहा है और लोग वहाँ से नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं और वहाँ छोड़ के घर अपने जा रहे हैं, टिब्बे खाली हो गए हैं। टोबे, ये टोबा जो होता है आमिर भाई, ये नाजरीन के लिए जो है, टोबा एक
ये जो हमारे रेतले इलाके हैं, अब ये देखें जनूबी पंजाब और सिंध के दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि वहां की ज़राअत जो है वो भी नहरी पानी से होती है, और दूसरा ये है कि वहां पे पीने का पानी भी जमीन के नीचे कड़वा है, और हमने जब पानी लेना होता है तो या बारिश उसका सोर्स होती है और या उसका सोर्स नहरें होती है। अब ये टोबे जो है ये एक खास किस्म के इलाके में, हमारे इलाकों में बनाए जाते हैं, खोदी जाती है जमीन। जब बारिश होती है तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी जो गदला सा पानी होता है वो जानवर भी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं। मैं खुद उस चीज का विटनेस हूं, बल्कि कभी आप चलेंगे तो मैं आपको लेके जाऊं। वो सारे टोबे हमारे खुश्क हो गए। अच्छा, सिंध में भी यही हाल है। वहां थरपारकर और जो दूसरा उनका सहरा है, दोनों के अंदर एक लंबे अरसे से एक ड्राउट चल रहा है, और उस ड्राउट की वजह से वहां के जानवर, वहां की पॉपुलेशन वो वहां से शिफ्ट, और हमारे इलाके में बहावलपुर में जो चोलिस्तानियों के जानवर हैं वो पूरे दूसरे इलाकों में बेचारे प्यासे भागे फिर रहे हैं। नहरों में पानी भी नहीं है, हमारी अपनी नहरें बंद है। तो मतलब ये है कि हम पब्लिक इश्यूज जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बेलारूस है, हमारा। अब आ जाते हैं नहरों के मसले के ऊपर। दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी महीनों से डबल गेम सालों से कर रही थी। अब ये इल्ज़ाम है कि जनाब पहले आसिफ ज़रदारी साहब ने वो प्रेस रिलीज़ हमने भी दिखा चुके हुए हैं कि उन मीटिंग्स के अंदर पहले उसका हिस्सा रहे। अब वो जो है ना पीपल्स पार्टी फंस गई है, या पीपल्स पार्टी सिंध की अवाम को की तशफ़ी करेगी, या वो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को जो वादे किए हुए हैं वो पूरे करेगी। दोनों काम नहीं हो सकते, क्या ख्याल है? देखें, इस वक्त अगर आपने, मैं कल भी सिंध के लोगों के साथ था, मेरी बहुत तफसील से बात है, अंदर भी राब्ता में पीर साहब वगैरह से भी मेरा राब्ता हुआ, आज सदरुद्दीन साहब से भी मैंने शाम को बात की। देखें, इस वक्त वहां की दो हकायक है। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हैं, और वो इकट्ठे मिल के जो है अपने अपने सूबों के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो इन दोनों ने मिलकर किया है, अपने अपने अवाम के साथ किया है, अपने नौकरी के लिए किया है। इन्होंने जो इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए और एक गैर मुंतखब हैसियत को मुंतखब हैसियत में बदलने के लिए जो इन्होंने डील स्ट्राइक की है, वो सारी की सारी इन दोनों ने की है, और ये दोनों उनके मुहाफिज भी हैं और गारंटर भी हैं। इस वक्त ये हुआ है कि अवाम जो है वो इसके खिलाफ सिंध के अवाम में एक बेदारी पैदा होगी। और वैसे मैं आपको सिंध के बारे में बताऊं कि सिंध हमेशा से एक बेदार इलाका है। सिंध ने तो पाकिस्तान बनने की करारदाद भी हमारे तो यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने तो पाकिस्तान बनने की करारदाद पास कर दी। और सिंध के बारे में ये भी बताऊं कि उन्होंने 1 यूनिट के खिलाफ भी करारदाद पास की थी। उनके हाई कोर्ट ने 54 के कॉन्स्टिट्यूशन के हक में फैसला दिया था। वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई बडेरे बुडूरे, वहां पे 8 लोग भी हैं, और उन्होंने एक ऐसी तहरीक चला दी जो जमीन से उठती हुई तहरीक है, जो आज जो है इनके लिए सुजाने रूह बन गई है। ये समझते थे कि इनकी हमने हर चीज गुर्बत और इतने 13 साल के इक़्तिदार में हमने इनको बिल्कुल जो है इन पे रोड चला दी है, अब ये आवाज भी नहीं उठा सकेंगे। वो आवाज उठा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये 1-2 काम इस वक्त सिंध की हुकूमत कर रही है। एक तो वो नून के साथ मिल के एक फर्जी मतलब रस्साकशी, दूसरा काम वो ये कर रहे हैं कि अब उन्होंने एक और साजिश शुरू की है कि वो अपने इलाके के अंदर एक फर्जी रिएक्शन और एक लाकानूनियत की फिजा पैदा कर रहे हैं, ताकि उसके नतीजे में आवाम को कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ले जाया जा सके। अब ये बहुत एक तकलीफ देह बात है अगर हुकूमत खुद जो है, हमें पता है कि कौन को किस धरने को किस तरीके से फंड और फाइनेंस कर रहे हैं। अब ये इल्जाम आ रहे हैं कि इस वक्त जो हाईवेज बंद हैं, 35,000 के करीब जो है ना ट्रक जो है वहां पे खड़े हुए हैं, मवेशी, उसके अंदर फसलें और फ्रूट सारा कुछ वो रुका हुआ है, तरसील रुकी हुई है। आप ये कह रहे हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी का अपना हाथ है? अपना हाथ देखें, ये मुझे बताएं कि रास्ते खुले रखना किसकी जिम्मेदारी है? सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी।
और सिंध हुकूमत के अपने वुज़रा जो हैं बाज़ धरनों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो लाकानूनियत की तरफ और एक रिएक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ताकि हालात को और वाकयात को जो है कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाया जा सके। ये खुद मगर साहब वो शायद कई दफ़ा जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सिंध में एक जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ामत हमेशा से थी, अब वो आ चुकी भी है। अब ये हमें बताया जा रहा है कि कल जो है मीटिंग्स होंगी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में और मसले का हल निकल आएगा। साहब के फंडामेंटल मसाइल का इशू आ गया है कि अब भी वो लीला पोती नहीं होगी। ये केपी में भी आ गया है कि वहाँ का जो मादनियात का बिल है वो भी गले में हड्डी की तरह फंस गया है और वाडा साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि ये हर सूरत में जो है ना ये पीटीआई की वहाँ की जो गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर की ये पास करेगी। और कुंडी साहब कह रहे हैं कि यार अमीन गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्टर रहेंगे या ये बिल पास होगा, दोनों चीज़ें नहीं होगी। तो वहाँ भी ये एक डिलेमा आ गया है कि ये जो डबल गेम वाला वहाँ भी मामला नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त तो बिल्कुल चीजें जो है ना पूरी आपने जहां दुनिया से शुरू किया ना उसी दुनिया पे मैं आके बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त दुनिया एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान से भी दुनिया स्ट्रेट एक्शंस डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया जो है पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस से वो चीजें डिमांड कर रही है जो स्ट्रेट हो। आपने अफगानिस्तान का इश्यू है, अफगानिस्तान के लिए देखें जी केपी के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हमने इतना शोर शराबा मचाया कि यार बातचीत शुरू करो। आखिर में अब बातचीत शुरू हुई है और आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह मुल्क के अंदर भी जितने इश्यू है इनके ऊपर आपको पॉलिटिकल सेटलमेंट से आगे बढ़ते हुए पॉलिटिकल जो रिजॉल्व है पब्लिक का उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये बात आज समझ नहीं आएगी तो कल समझनी पड़ेगी। और मैं ये भी बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अल्टीमेटली उन्हें पब्लिक के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये आप हमेशा से कहते हैं मगर यहाँ पे कोई उसकी फिलहाल गुंजाइश नहीं नजर आ रही और जो है जोर के जरिए ही मसले को हल किया जा रहा है। ये तो बड़े मसले मफाहमत की गुफ्तगू शुनीद क्या होनी है। यही फैसला नहीं हो पाता कि इमरान खान से कौन लोग मिलेंगे और उनको इजाज़त मिलेगी कि नहीं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। मफाहमत की बातें तो बड़ी दूर की बात है। अभी वो मूड बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। मैं इस चीज से इख्तलाफ नहीं करता, मूड बहुत डिफरेंट है मूड की, लेकिन मैं जो अंडर करंट्स हैं मैं उनकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मैं बात ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो डेवलपमेंट्स इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है दुनिया का भी और इंटरनली भी। और वो अब चाह रहे हैं कि तीनों जो पॉलिटिकल फोर्सेस है पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून, ये मिलके कोई इस किस्म का रिजॉल्व बनाए जिसके नतीजे में इन दोनों को भी रेस्क्यू मिल सके और उनको वो सेफ पैसेज दे सके। ये इनकी एक कोशिश है। ये आप बिटवीन द लाइंस जो कह रहे हैं, कोई हमें खबर दे रहे हैं कोई अंडर करंट्स के हवाले से? मैं आपको पता है डरपोक साहब मुहतात आदमी हूँ, बात करने से जो है बहुत इतिहास से बात करने का मतलब ये होता है कि बाकी आपको समझ लें। अब इस सारी चीज के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये चीज, इस चीज की रियलाइजेशन इस वक्त है क्योंकि वीकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन बिजनेसमैन की तरह इन्होंने पूरी ज़राअत हमारी तबाह कर दी। इन्होंने के नाम के ऊपर पूरी हमारी कॉटन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो है बाकी सूबों के मसले तो चल रहे हैं, सिंध भी का हमने डिस्कस कर लिया, के भी डिस्कस कर लिया, बलूचिस्तान में अभी तूफान अभी थमा नहीं है और पंजाब को लोग जो है ना ये किसानों का मसला बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं। ये आप से मैं जानना चाह रहा था, आज की फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब का
पैकेज पहले 15 रुपये का बताया जा रहा था, वो 110 रुपये का पैकेज है। और बड़ी अच्छी बात है कि उसमें वीट फार्म्स सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25 अरब हैं। फिर जी वो 5 एकड़ पर काश्त करने वाले किसानों को फी किसान 25,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। सब कुछ अच्छा है, मगर किसान ये कह रहे हैं कि आप हमारा 400-500 रुपये का जो सपोर्ट प्राइस ना दे के नुकसान कर रहे हैं, तो ये हमें आप किस्तों के अंदर कर्जों की सूरत में और पैकेज को शुगर कोटेड करके हमें हमारी उजरत दें। हमारी 3,000 रुपये मन की जो लागत है वो आप हमारे से 2,400, 2,500, 2,000 रुपये की ना खरीदें, और कम से कम जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है या इंडिया में जो सपोर्ट प्राइस 3,800 बहरहाल पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक दी जा रही है, हमें वो दी जाए, हमें ये भीख ना दें, उजरत दें। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अब आमिर साहब, जब भी हमारी मुल्क ने कोई इंटरवेंशन करनी होती है, ये कहते हैं जी कि हमने फलाना कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने फलां कर दिया, इतनी भीख ले लो। कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट, अच्छा जी धंधा आ गया, रमजान प्रोग्राम, अच्छा जी घर में नोट आ गए। मतलब ये है कि ये कौन सा तरीका है कौम को डेवलप करने का? एजुकेशन पे लगाना नहीं है, रियल डेवलप। अब आप मुझे ये बताएं कि गंदम नहीं खरीदनी, आज आप मुझे बताएं भाई ये फार्मूला आप इंडस्ट्री पे क्यों नहीं लगाते कि डिमांड एंड सप्लाई की तरफ जाओ। जब डिमांड का जब सप्लाई ज्यादा होती है तो एक्सपोर्ट करने का मौका दे देते हैं, और काश्तकार का जब मौका आता है तो उसको कहते हैं कि जी अब आप मार्केट प्राइस पिछले साल बम्पर क्रॉप की रिपोर्ट थी, उन्होंने $1 अरब की जो है गंदम इंपोर्ट करके बाहर के किसानों को दे दिया, अपने किसानों को नहीं दिया। एकदम वो कहते हैं फ्री ट्रेड जो किसानों के लिए रह गई है, बाकी किसी के लिए नहीं है। कैसे सस्ती मंगा लो ना गाड़ियां, क्यों नहीं मंगाते हो तुम? क्या किस चीज की वहां तो दुश्मनी होती है, प्रोटेक्शन देते हैं आप हर इंडस्ट्री। पाकिस्तान का वाहिद प्रोडक्टिव एरिया जो है, जो कि 6 महीने के अंदर प्रोडक्टिविटी दे देता है, वो आपका काश्तकार। काश्तकार इस वक्त बेचारा काश्तकार सर पे जो है प्याज लेके फिर रहा है, टमाटर लेके फिर रहा है, गोभी को वो जो है अपने जानवरों को खिला रहा है। हर फसल जो है उसने मेहनत से पैदा की है, और वो फसलें जो है खरीदने वाला, उसको एक्सपोर्ट करने वाला, उसको प्राइस देने वाला। बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, क्योंकि बता दूं कि वो पंजाब के किसानों के हक के अंदर मैं अज़मा बुखारी साहबा से काफ़ी बातों से डिसएग्री करता हूं, मगर उनका ये बयान में ठीक आया है। उनका जी आप हमारे किसान छोड़ें, अपने किसानों का आपने क्या सिंध में सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है, तो आप खुद पहले सिंध वाले, पंजाब के बाद सिंध के अंदर किसान हैं, उनको भी सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही। उनका भी पंजाब का मसला नहीं है, ये 2 सूबों का बड़ा मसला है। आमिर साहब, ये हैंड इन ग्लव है, ठीक है ना जी। कुछ 2 हो तो एक दूसरे को कुछ कहे ना, ये तो पिंग पोंग खेलते हैं अवाम के सरों से, अवाम के मफादात से, अवाम की मईशत से। ये एक ही तरह के कौन है, किसकी हुकूमत है? ये हुकूमत किस पे चल रही है? एक दूसरे पे चल रही है। ये जी सिंध का पानी का इश्यू है तो जी हम आपस में दस्तों गिरे हम छोड़ देंगे। और छोड़ो ना यार, क्यों नहीं छोड़ते हो? तुम नहीं छोड़ोगे भाई, तुम तो एक ही उसके 2 रुख हो सिक्के के। तुम्हारा जो दुख है वो पूरे मुल्क ने भुगता है, और आज भी भुगत रहा है। इंडस्ट्री दोनों तरफ किसकी है? वह मुल्क के अंदर तमाम मईशत पे किसका कंट्रोल है? किसकी जायदादें बाहर है? अल्लाह। कौन आता है पाकिस्तान के अंदर, कौन नहीं आता, हमें सब कुछ पता है। अब हम तो बोलने जो गई हैं, बोलते रहते हैं, हक बात करते हैं। कम से कम आप अच्छा बोलते हैं दुआई साहब, हमेशा सच की बात करते हैं। हमारा शायद वक्त महदूद हो गया, मगर मैं ये जरूर आखिर में ये जरूर कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हमें ये गुंजाइश निकाल के, यहाँ पे जो दुआई साहब कह रहे हैं, कोई तफहीम के ज़रिए बातचीत करके स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, दुनिया में छोड़े हमारे खित्ते में, हमारे तमाम जो हमसाया मुल्क हैं उसके अंदर एक तलातुम आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है अमेरिका की तरफ रुजू कर रहा है, हम उसमें से आउट हैं। ईरान जो है उनकी एक जंग का, आलमी जंग होने का वहाँ पे ख़तरा है, और वो भी ये वक्त बदलते हालात में अपनी पॉलिसी देख रहे हैं कि रूस और चाइना के साथ वो नत्थी हो रहे हैं। और चीन जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची ज़रूर होगी,
मगर वो तमाम दोस्तों से और हलीफों से वो चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इसमें खड़े हों, न्यूट्रलिटी का वक्त नहीं है, नहीं रह गया। और भारत जो है हमारा हमसाया वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। Exactly. वो बायलैटरल अमेरिका से भी डील कर रहे हैं और वो रूस और चाइना के साथ भी पूरा अपनी देख रहे हैं कि बदलते हुए हालात में उन्होंने क्या कहना है। हमारे यहाँ ये बहस ही नहीं हो रही, पार्लियामेंट में भी नहीं हो रही, गवर्नमेंट में भी नहीं हो रही, मीडिया पे भी नहीं हो रही। हमारी सिर्फ दुआ है दुआ साहब कि इस पे हम सोच विचार करें और उस मसले का हल निकालें। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।